बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा न्यू टॉपिक, दैट इज़ द लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो आज हम इसमें उन लेवल्स के बारे में बात करेंगे जिन लेवल्स के ऊपर जिन लेवल्स को हम स्टडी करते हैं जानदारों की, कि कौन कौन से लेवल्स के ऊपर जानदारों की स्टडी की जाती है। ठीक है, तो आपकी बुक के अंदर जो है कुछ लेवल्स जो है चार्ट बना हुआ है, उनके अंदर लिखा हुआ है एटम से स्टार्ट किया उन लोगों ने। ठीक है, तो एटम से पहले भी एक और लेवल होता है, इसको सब एटॉमिक पार्टिकल कहते हैं। ठीक है, तो हम इसको वहां से स्टार्ट करेंगे। वैसे आपकी बुक के अंदर जो है वो 4 लेवल्स बताए हैं: एटॉमिक लेवल, मॉलिक्यूलर लेवल, सेलुलर लेवल एंड टेक्सोनोमिक लेवल। तो हम इन चारों लेवल्स के ऊपर स्टडी करते हैं ऑर्गेनिजम्स की। जैसे कि एक बिल्डिंग होती है, यानी कि एक स्कूल की इमारत है या कोई घर की इमारत होती है, बहुत जो बाहर से दिखने में पूरी एक बिल्डिंग है, बहुत बड़ी बिल्डिंग, लेकिन अगर आप उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हो, देखने की कोशिश करते हो, तो आपको नजर आएगा कि उसमें मुख्तलिफ लेवल्स के ऊपर जो है उसके अलग अलग काम हुए होते हैं। तो इसी तरीके से एक जो ऑर्गेनिज्म होता है उसके अंदर भी उसके जो सिंप्लीफाई करेंगे अगर आप, तो उसमें आपको मुख्तलिफ लेवल्स नजर आएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एटॉमिक लेवल की। एटॉमिक लेवल में जो सबसे पहले बात करेंगे, हम देखें बुक में लिखा हुआ है एटम। तो एटम से पहले हम देखेंगे सब एटॉमिक पार्टिकल को। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है और बायो में पढ़ा है और साइंस पढ़ते हुए आपको पता है कि एवरीथिंग व्हिच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, हर वो चीज़ जो जगह घेरती है या वजन रखती है या वॉल्यूम कोई अपना ऑक्यूपाई करती है, उसको हम मैटर कहते हैं। और मैटर जो है वो कंसिस्ट होता है एटम्स पे। मैटर जो है उसकी स्मॉलेस्ट पार्टिकल वो एक एटम होता है। तो तमाम के तमाम एटम जो है एटम से मिलकर ही जो है मैटर बनता है। लेकिन पहले ये कहा जाता था कि एटम जो है सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, लेकिन बाद में जब साइंटिस्ट ने रिसर्च किया और जब जदीद माइक्रोस्कोप आई तो उसके बाद पता चला कि एटम से जो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं जिन्हें हम कहा जाता है सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। बाद में मजीद साइंटिस्ट ने रिसर्च किया तो पता चला कि ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो हैं ये भी खुद जो है ये अपने से छोटे पार्टिकल्स पे कंसिस्ट होते हैं जिन्हें हम कहते हैं क्वार्क्स। तो आपकी बुक में खाली एटम से दिया है क्योंकि आपके लेवल के लिए इतना काफी है, तो आप यहीं से देखिएगा इसको। बाकी ये जहन में रखिएगा कि एटम जो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स से मिलकर बनते हैं। अब एटम जो है मुख्तलिफ किस्म के एटम्स के बारे में आपने नाम सुने होंगे: कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, XYZ। तो तकरीबन आपको पता है कि नेचर में 100 से ज़्यादा जो है एटम्स जो है वो एलिमेंट्स जो हैं वो पाए जाते हैं, 100 से ज़्यादा। उनमें से हम उन एलिमेंट्स की बात करेंगे जो कि एक लिविंग बॉडी के अंदर कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक, तो एटम्स, कोई भी एटम होता है, मतलब एक सिंपल एटम है, एटम जब मिलेंगे आपस में एटम मिलते हैं, एटम मिलने के बाद बना लेते हैं मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल्स जो है वो 2 तरह के होते हैं: माइक्रो मॉलिक्यूल यानी सिंपल मॉलिक्यूल्स, और जब मॉलिक्यूल्स यानी ज़्यादा एटम्स मिल जाते हैं, मुख्तलिफ एटम्स मिल जाते हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी इख्तियार कर लेते हैं, तो उसे हम कहते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल। अब यहाँ माइक्रो मॉलिक्यूल में जैसे मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पे बना देता हूँ, लाइक ये एक मेरे पास एटम था ऑक्सीजन का, यहाँ एक और ऑक्सीजन का एटम आ गया। अब ये 2 एटम नहीं कहलाएंगे, अब ये 2 एटम मिलके एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल कहलाएगा। इस तरीके से अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि एक हमारे पास ऑक्सीजन का एटम है और इसके साथ ये एक ऑक्सीजन का एटम है, ये हाइड्रोजन के 2 एटम के साथ कंबाइन हो गया, तो इसने बना लिया एक H2O का मॉलिक्यूल। यानी कि इसमें 2 हाइड्रोजन के एटम और एक ऑक्सीजन का एटम मिला, उन्होंने मिलकर बना लिया एक H2O का मॉलिक्यूल, जो कि वाटर का फार्मूला है, आपको पता है वाटर का मॉलिक्यूल है। ठीक, तो सिंपल इस तरह के मॉलिक्यूल्स, इन्हें हम कहेंगे माइक्रो मॉलिक्यूल्स। जो छोटे छोटे से मॉलिक्यूल्स होते हैं, लाइक H2O हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास CO2 हो गया, ठीक है, ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। लेकिन जब ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तो मिलके बड़े मॉलिक्यूल्स बनाते हैं जिन्हें हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। माइक्रो मॉलिक्यूल्स के अंदर आपकी बुक में जो एग्जांपल दी गई है वो है ग्लूकोज, अमाइनो एसिड और फैटी एसिड्स। मैंने इन्हीं के ऊपर इसलिए लिखा है ताकि आपको समझने में आसानी रहेगी। ग्लूकोज जो है यानी कि C6H12O6 इसका फार्मूला होता है ग्लूकोज का, C6H12O6। ग्लूकोज जो है वो स्मॉलर यूनिट होती है, माइक्रो यूनिट होती है किसकी? कार्बोहाइड्रेट्स की। यानी बहुत सारी छोटी छोटी सी यूनिट्स मिलके कार्बोहाइड्रेट्स की यानी ग्लूकोज की स्मॉल यूनिट्स मिलती हैं और मिलके एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाती है, जिसे हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल। ठीक, उसी तरीके से अमाइनो एसिड्स की मुख्तलिफ, ये अमाइनो एसिड है, इसकी मुख्तलिफ छोटी छोटी सी यूनिट्स मिलती हैं और मिलके एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाती है, जिसे हम मैक्रो मॉलिक्यूल कहते हैं, उसका नाम है प्रोटीन्स। इसी तरीके से लिपिड्स जो कि एक मैक्रो मॉलिक्यूल है, इसकी स्मॉल यूनिट्स यानी माइक्रो मॉलिक्यूल्स जो है इसके वो फैटी एसिड्स होते हैं। तो यही छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, यानी पहले देखें सबसे पहले सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिलके एक एटम बनाया, एटम्स मिले सिंपल, उन्होंने मिलकर एक छोटा सा मॉलिक्यूल बनाया जिसे हमने माइक्रो मॉलिक्यूल का नाम दिया।
माइक्रोमोलिक्यूल जो है जब वो मिले आपस में तो उन्होंने मिलकर एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाया जिसे हमने मैक्रोमोलिक्यूल का नाम दे दिया। मैक्रोमोलिक्यूल्स इस तरह से आपस में मिलते हैं और मिलने के बाद एक खास किस्म का मतलब ये मैक्रोमोलिक्यूल्स आपस में कंबाइन हो जाते हैं और एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की शक्ल तैयार कर लेते हैं जिसे हम कहते हैं ऑर्गेनल। लाइक ये मैंने यहाँ पे बनाया माइटोकॉन्ड्रिया, ये न्यूक्लियस, ये क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये ऑर्गेनल्स जो होते हैं, ये ऑर्गेनल्स आपकी बुक के अंदर ये स्किप किया हुआ था, मैंने यहाँ ऐड कर दिया क्योंकि ये बताना जरूरी था आपको, इसलिए मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया आपको समझाने के लिए। तो ये ऑर्गेनल जो है क्या होते हैं, ये ऑर्गेनल्स जो है सेल के अंदर पाए जाते हैं और सेल के अंदर इनका कोई खास फंक्शन होता है, इनका अपना एक स्ट्रक्चर होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है बताने के लिए। माइटोकॉन्ड्रिया का काम ये होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर जो है एटीपीज को तोड़ता है और एनर्जी प्रोवाइड करता है बॉडी के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसी तरह से न्यूक्लियस है सेल का ब्रेन भी इसे हम कहते हैं ब्रेन ऑफ द सेल, ठीक है। तो ये ब्रेन के अंदर मतलब ब्रेन के तौर पर जिस तरह से एक बॉडी के लिए ब्रेन होता है, हमारी बॉडी का ब्रेन है, हमारी सारी की सारी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करता है। तो इस तरीके से ये सेल का न्यूक्लियस होता है वो सारी की सारी सेल्स की एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पर हमने बनाया क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है बेसिकली जो है वो प्लांट सेल का जो एक कंपोनेंट है, प्लांट सेल का ऑर्गेनल है। तो प्लांट सेल से पाया जाता है, इसके अंदर क्लोरोफिल होता है जिसकी जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है अपने रिस्पेक्टिव प्लांट के लिए, ठीक। तो ये ऑर्गेनल्स इसी तरह से जब ये सारे ऑर्गेनल्स मिल जाते हैं आपस में, ऑर्गेनल्स मिलके एक खास स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसे हम कहते हैं सेल, यानी मुख्तलिफ ऑर्गन्स मिलके और मुख्तलिफ ऑर्गेनल्स मिलके आपस में एक खास स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसे हम सेल का नाम देते हैं। और वो सेल जो होता है वो एक बेसिक यूनिट कहलाता है लाइफ, क्योंकि सेल के अंदर ये सारे प्रोसेस हो रहे हैं, यानी कि एक सेल के अंदर जब मुख्तलिफ ऑर्गेनल्स मौजूद हैं तो वो सेल अपनी सारी जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वो परफॉर्म करता है। लाइक वो डाइजेशन भी करेगा, रेस्पिरेशन भी करेगा, एक्सक्रीशन भी करेगा, मूवमेंट भी करेगा, डिवीजन भी करेगा, यानी रिप्रोडक्शन बाय मीन्स ऑफ एसेक्सुअल और सेक्सुअल। लेकिन हम सेलुलर लेवल पे एसेक्सुअल और सेक्सुअल की बात तो नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती, उस लेवल पे ऊपर सिर्फ डिवीजन होता है, तो वो रिप्रोड्यूस करते हैं डिवीजन के जरिए से, यानी ये सारे प्रोसेस एक सेल जो है वो करता है। तो सेल को इसलिए कहा जाता है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। अब सेल के बाद क्या होता है कि जब एक जैसे सेल्स मिल जाते हैं, मैंने यहाँ पे देखिए नर्व सेल बनाया है, ठीक है, न्यूरॉन नर्व सेल है जो हमारे यानी कि बहुत सारे सेल्स मिलकर टिश्यू बना लेते हैं, न्यूरॉन्स और न्यूरोग्लिया मिलकर आपस में हमारे ब्रेन के स्ट्रक्चर बनाते हैं जिस तरीके से। तो मैंने उसका एक सेल यहाँ पे बना दिया, ठीक। इसके बाद देखिए टिश्यू, यानी अगर सपोज के ये एक सेल है हमारे पास, ये एक और सेल है, ये एक और सेल आ गया इसके साथ, ये इस तरह से सेल्स का एक ग्रुप, ये सारे सेल्स आपको दिख रहे होंगे एक जैसे, ये सारे एक जैसे दिखने वाले सेल जिनका सबका फंक्शन भी एक जैसा है, सिमिलर है, एक जैसे दिख रहे हैं। तो ये सेल्स मिलकर एक ग्रुप की तरह आपस में जमा हो जाते हैं और फिर एक खास फंक्शन में परफॉर्म कर रहे होते हैं, उस ग्रुप को नाम देते हैं हम टिश्यू का। जब एक जैसे सेल्स मिलके कोई खास फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो उसे हम टिश्यू कहते हैं। अब जब टिश्यूज मिल जाते हैं तो डिफरेंट टाइप के टिश्यूज, अब ये एक सेल्स का टिश्यू हो गया, अब इसी तरीके से कोई दूसरे डिफरेंट टाइप के सेल्स मिलके एक खास टिश्यू बनाएंगे, वो डिफरेंट टिश्यूज मिलके एक ऑर्गन, एक खास स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसको हम कहते हैं ऑर्गन का। जैसे मिसाल के तौर पर आपके यहाँ पर मैंने बना दिया है ये स्टमक, ठीक है। अगर आप स्टमक को देखेंगे तो ऊपर से दिखने में आपको ये एक ऑर्गन नजर आ रहा है स्टमक, यानी हमारा जो स्टमक होता है आपको दिखने में एक ही ऑर्गन नजर आ रहा है, लेकिन इस ऑर्गन की जब आप स्टडी करते हैं तो आपको इसके अंदर मुख्तलिफ टिश्यूज नजर आएंगे क्योंकि आपको पता है कि स्टमक के अंदर बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म हो रहे होते हैं। हालांकि इसका काम तो एक ही कि डाइजेशन ऑफ फूड कर रहा है, लेकिन इसमें आपको डिफरेंट टाइप के टिश्यूज नजर आएंगे, डिफरेंट टाइप के सेल्स मिलकर डिफरेंट टाइप के टिश्यूज बनाते हैं, उन डिफरेंट टिश्यूज का डिफरेंट काम होता है। लाइक इसके अंदर कुछ ऐसे टिश्यूज भी होंगे जो कि सिक्रीशंस करते हैं, कुछ ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जो कि सिक्रीशंस कर रहे होते हैं, इसमें कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो कि एंजाइम्स रिलीज कर रहे होते हैं, इसके अंदर कुछ ऐसे सेल्स होते हैं, उनके टिश्यूज होते हैं जो कि इसकी प्रोटेक्टिव लेयर बनाते हैं, इसको पेप्सिन एंजाइम की जो है एसिडिटी से बचाते हैं इसको, ठीक। तो डिफरेंट टाइप के टिश्यूज मिलकर एक खास स्ट्रक्चर बना लेते हैं, उसको हम कहते हैं उसको हम कहते हैं ऑर्गन। तो ऑर्गन के बाद क्या होता है, डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स मिल जाते हैं और एक खास फंक्शन करते हैं, तो उसको हम कहते हैं ऑर्गन सिस्टम। अब जैसे मैंने स्टमक बनाया था, इसी को हम देख लेते हैं आगे। स्टमक के ऊपर अगर मैं इस तरह से एक, आपने देखा होगा स्टमक के ऊपर एक पाइप की तरह से होता है जिसे हम कहते हैं इसोफेगस। ये हमारा स्टमक हो गया। अब स्टमक के बाद यहाँ पर ये स्मॉल इंटेस्टाइन इस तरीके से होती है, ये बहुत रफ सी डायग्राम बना रहा हूँ मैं, इसको आप इतना मतलब ये सिर्फ आपको स्ट्रक्चर समझाने के लिए। ये स्मॉल इंटेस्टाइन हो गई हमारी। अगर आप देखेंगे तो फिजिकली भी आपको इसकी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं, मगर फंक्शन टोटल इस पूरे सिस्टम में, यानी कि
अगर आप माउथ से एनस तक के देखें तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है, उस पूरे ट्रैक्ट के अंदर डिफरेंट जगह पर आपको ये जो एक ट्रैक्ट है, पूरी एक जो हमारी ग़िज़ाई नाली है, इसकी स्ट्रक्चर में डिफरेंशिएशन नजर आएगी, यानी काफ़ी जगहों पे इसका स्ट्रक्चर चेंज होगा। इसके अंदर इसकी अगर आप स्टडी करेंगे तो इसके अंदर डिफरेंट टाइप के टिश्यूज और सेल्स आपको नजर आएंगे, डिफरेंट टाइप के फंक्शंस कर रहे होंगे, मगर इसका ओवरऑल फंक्शन क्या होता है कि एक खास फंक्शन की डाइजेशन कर रहा होता है, हमारी फूड की डाइजेशन कर रहा होता है। तो मुख्तलिफ ऑर्गन्स मिलके जब एक साथ एक कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे होते हैं और एक खास काम कर रहे होते हैं तो उसे हम कहते हैं ऑर्गन सिस्टम। अब ऑर्गन सिस्टम के बाद क्या होता है कि जब मुख्तलिफ ऑर्गन सिस्टम्स हमारी बॉडी के अंदर, जिस तरह मैं हमारी बात इसलिए करूँगी, इंसानों के बारे में आप ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं, खुद के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको इंटरेस्ट भी होगा पढ़ने में, समझने में, और आपको जो है समझ में भी आती है काफ़ी बात। अगर हम अब बात करते हैं ऑर्गन सिस्टम की तो क्या होता है हमारे अंदर, देखिए अगर आप इंसान के अंदर एक झांक के देखेंगे तो आपको डाइजेस्टिव सिस्टम भी नजर आएगा पूरा एक, ठीक है। डाइजेशन के लिए, रिस्पायरेशन के लिए हमारा पूरा रिस्पायरेटरी सिस्टम, इसमें हमारे लंग्स हैं, ट्रैकिया है, ब्रोंकाई है, एल्विलाई है, एक्सटर्नल इंटरनल नॉस्ट्रल्स हैं हमारे। इसी तरह से हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, यानी हमारा हार्ट है, हमारे आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, कैपिलरीज हैं। इसी तरीके से हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए हमारी बॉडी के अंदर जो है नर्वस सिस्टम है हमारा। तो डिफरेंट टाइप के हमारे और भी सिस्टम्स होते हैं, यानी कि सारे सिस्टम्स मिलकर जब एक पूरा यूनिट के लिए काम करते हैं, यानी कि मुख्तलिफ टाइप के ऑर्गन सिस्टम सब मिल गए और मिलकर उन्होंने एक यूनिट के लिए काम करना शुरू किया, एक यूनिट बना लिया पूरा, तो हम उस यूनिट को नाम देते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म या फिर बॉडी। यानी एक बॉडी के अंदर जिसके अंदर मुख्तलिफ टाइप के आपको सिस्टम्स मिलेंगे, ऑर्गन सिस्टम नजर आएंगे, ठीक। यहाँ तक तो आपको बात समझ में आएगी। अब मैं इसको एक बार दोबारा से दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। सब एटॉमिक पार्टिकल क्या हुआ, सबके सबसे पहले के इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मिलते हैं आपस में, मिलने के बाद एक सिंपल सा एटम बनाया। एटम्स ने मिलकर सिंपल से एटम से मिलकर पहले माइक्रोमोलिक्यूल्स बनाए। अब माइक्रोमोलिक्यूल्स में मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखी है ग्लूकोज, अमाइनो एसिड और फैटी एसिड्स की, क्योंकि अगर हम कंपेयर करें उससे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स से जो कि इनके मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, यानी कि बड़ी यूनिट होती है, तो इनका स्ट्रक्चर इनके मुकाबले में बहुत छोटा है। तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे माइक्रोमोलिक्यूल लिखा है, क्योंकि आपकी बुक में भी इसी तरह से लिखा हुआ है। तो ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स और फैटी एसिड्स की जब छोटी छोटी यूनिट्स मिलती हैं तो मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बना देती है, जिसे हम मैक्रोमोलिक्यूल कहते हैं। यही मैक्रोमोलिक्यूल की मुख्तलिफ यूनिट्स मिलते हैं आपस में, मिलने के बाद एक खास स्ट्रक्चर की शक्ल बना लेते हैं और एक खास किस्म का फंक्शन करते हैं, तो उसको हम नाम देते हैं ऑर्गेनल का। जब डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनल्स मिल जाते हैं आपस में तो वो बना लेते हैं सेल। डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनल्स मिलने के बाद एक ही यूनिट के लिए काम करते हैं सस्पेंशन के तौर पे, तो उसे हम कहते हैं सेल। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ आपको और बता दूं मैं कि प्रोटोप्लाज्म की बात मैंने आपको नहीं बताई। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, आपकी बुक में एक हाईलाइट किया हुआ है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म देखें, ये एक सेल है सपोज, ठीक, और इस सेल के अंदर जो है ये है न्यूक्लियस, ठीक। तो इस सेल के, ये सेल की मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन इसको हम कहते हैं, और ये इसका न्यूक्लियस है। तो मेम्ब्रेन के अंदर से लेकर पूरा ये हिस्सा यहाँ तक के कंप्लीट न्यूक्लियस के साथ, इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म यहाँ पर और यहाँ पर ये न्यूक्लियस है, ये कंप्लीट इसका जो मिक्सचर होता है, यानी इसका जो कॉम्बिनेशन होता है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस का, उसे प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर आपको तमाम के तमाम ये ऑर्गेनल्स, इसकी मैंने बात की, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम्स है, न्यूक्लियस है, क्लोरोप्लास्ट है, प्लास्टिड्स हैं, XYZ आपके जितने भी ऑर्गेनल्स हैं वो सारे ऑर्गेनल्स आपको साइटोप्लाज्म के कंटेंट में नजर आते हैं, ठीक है, साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। साइटोप्लाज्म को और न्यूक्लियस के कॉम्बिनेशन को हम मिला के कहते हैं प्रोटोप्लाज्म, और ये प्रोटोप्लाज्म बेसिकली जो है एक लिविंग मटेरियल यही होता है, ठीक है। तो इसके अंदर ही सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। अच्छा, इसके अलावा आपका एक और चीज़ है बायो एलिमेंट्स। बायो एलिमेंट्स क्या होते हैं, देखें, हम जब एलिमेंट्स की बात करते हैं तो एलिमेंट्स जो है आपको पता है कि नेचर के अंदर 100 से ज़्यादा जो है एलिमेंट्स अब तक के डिस्कवर हो चुके हैं। तो उन एलिमेंट्स में से उन एलिमेंट्स में से 16 एलिमेंट्स हैं जो कि जो कि हम, यानी जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं तो हमें उनकी बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं उनका रेशो नजर आता है उन एलिमेंट्स का। लेकिन उनमें से भी 6 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि बायो एलिमेंट्स कहलाते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वाइटल एलिमेंट्स फॉर लाइफ, ठीक है, जो कि जिंदगी के लिए बड़े जरूरी होते हैं। वो कौन कौन से हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर एंड फास्फोरस। ये 6 एलिमेंट्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं, जिनको आपको याद रखना है। क्योंकि देखिए अभी हमने पढ़ा ग्लूकोज हमारी बॉडी के अंदर बन रहा होता है। ग्लूकोज जब हमारी बॉडी के अंदर जो है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन स्टोर हो रहा होता है, ठीक है, और एनिमल्स के अंदर, सॉरी, मतलब हमारे अंदर भी और एनिमल्स के अंदर भी, और इसी तरह से स्टार्च की फॉर्म के अंदर जो है ये प्लांट्स के अंदर जो है ग्लूकोज स्टोर हो जाता है। जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ग्लूकोज होता है वो स्टार्च की फॉर्म में उनके अंदर स्टोर हो जाता है, ठीक। तो ये ग्लूकोज की ही एक फॉर्म होती है, ठीक। और इसी तरीके से अमाइनो एसिड जो है हमारा, अमाइनो एसिड जो है वो छोटी छोटी सी यूनिट्स होती हैं, बड़े एक साथ जब ये छोटी छोटी सी यूनिट्स मिल जाती हैं तो बड़ी यूनिट बनाती है, इसको हम कहते हैं प्रोटीन्स।
ठीक। तो हुआ क्या, ऑर्गेनल्स के बाद सेल्स, यानी डिफरेंट ऑर्गेनल्स आपस में मिल जाते हैं, जब एक यूनिट के तौर पे काम करते हैं, एक सस्पेंशन के तौर पे काम करते हैं, तो हम नाम देते हैं सेल का। यानी कि ये ऑर्गेनल्स डिफरेंट आ गए इसके अंदर, और यहाँ पर इसके बाहर मेम्ब्रेन के अंदर, मेम्ब्रेन पे कर दिया हमने, इसके अंदर ये सारा का सारा लिविंग मटेरियल डाल दिया, यानी कि ऑर्गेनल्स डाल दिए, तो एक सेल कहलाएगा, एक सिंपल सेल कहलाएगा, जो कि एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होती है। यानी कि एक सेलुलर लेवल पे हर तरह का फंक्शन जो है परफॉर्म कर रहा होता है एक सेल, ठीक। सेल्स मिलते हैं आपस में, टिश्यूज बना लेते हैं, एक जैसे सेल्स मिलकर एक खास फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उसे हम टिश्यू कहते हैं। जब डिफरेंट टाइप के टिश्यूज मिल जाते हैं आपस में, और टिश्यूज मिलने के बाद कोई खास स्ट्रक्चर बना लेते हैं और खास काम कर रहे होते हैं, तो उसे हम ऑर्गन कहते हैं, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल मैंने आपको दी थी, स्टमक की, या ब्रेन ले लें आप, या फिर आप अपना हार्ट ले लीजिए, हार्ट के एग्जाम्पल भी इसके लिए, ठीक है। अब डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स जब आपस में एक सिस्टम के तौर पे कोऑर्डिनेटेड हो जाते हैं, यानी आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं कोई खास, तो उसे हम कहते हैं खास पूरा एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो उसे हम कहते हैं ऑर्गन सिस्टम। और डिफरेंट टाइप के ऑर्गन सिस्टम से मिल जाते हैं, और एक यूनिट के लिए, एक बॉडी के लिए पूरी काम कर रहे होते हैं, उसे हम कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यहाँ तक तो ये आपकी सेलुलर लेवल तक की सारी बात हो गई। इसके बाद हमारा जो है टेक्सोनॉमिक लेवल स्टार्ट होता है, स्पीशीज से लेकर बायोस्फीयर तक के। स्पीशीज क्या होता है, इसके बाद है हमारे पास स्पीशी। अच्छा, स्पीशी से हम जो है टेक्सोनॉमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। स्पीशी इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टेक्सोनॉमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। स्पीशी जो है वो हमारे टेक्सोनॉमिक लेवल की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कहलाती है। तो स्पीशी क्या होता है, स्पीशी ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे जानदारों का ग्रुप कि जो आपस में मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, यानी कि दिखने में एक जैसे होते हैं। ये नहीं कहा कि बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपीज होती हैं, दिखने में एक जैसे होते हैं, और जब उनके मिलाप से क्या होता है, व्हेन दे उनके मिलाप से जो जब वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, यानी कि तो उसके बाद फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि वो अपने जैसे बच्चे पैदा कर सकते हैं, और वो बच्चे जो हैं वो भी इस काबिल होते हैं कि अपनी नस्ल को आगे बढ़ा सकें। स्पीशीज को कहते हैं, ठीक है। स्पीशी के बाद है हमारे पास पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में क्या होता है हमारे पास, पॉपुलेशन में हमारे पास ये होता है कि अगर किसी खास स्पीशी, यानी कि जैसे कि हम अपनी बात करें तो हम इंसान हैं, अच्छा हम इंसानों की एक स्पीशी है, इंसान एक स्पीशी होगा, ठीक है। हम इसी तरीके से कैट्स की एक स्पीशी है, एक अलग नस्ल है कैट की, ठीक है। डॉग्स की एक अलग स्पीशी है, क्योंकि हर स्पीशी के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स अलग अलग होते हैं, ठीक है। यानी कि अगर आप किसी भी चाहे पाकिस्तान में देखें, चाहे दुनिया की पूरी दुनिया में किसी भी कंट्री में चले जाएं, किसी भी एरिया में चले जाएं, आप कहीं से भी किसी भी आप इंसान को उठा के देखेंगे तो उसके सेल के अंदर आप स्टडी करेंगे तो आपको नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स उसके सेल के न्यूक्लियस के अंदर 46 ही मिलेंगे। ऐसा नहीं होगा किसी के अंदर बहुत ज्यादा होगा, वेरी करना थोड़ा बहुत तो वो एक डिसफंक्शनिंग होती है, जो कि एक डिफेक्ट होता है, वो अलग चीज है। लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स नॉर्मली आपको जो मिलेंगे वो 46 ही नजर आएंगे, यानी कि एक मेल हो या फीमेल हो तो उसके अंदर कहीं से भी आप किसी भी दुनिया की किसी पार्ट से अगर आप किसी भी एक इंसान को लें, उसका न्यूक्लियस निकाल के आप उसको जो है स्टडी करें तो उसके अंदर आपको नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 46 ही नजर आएंगे, ठीक है। 23 पेयर्स ही नजर आएंगे, 46 क्रोमोसोम्स ही होते हैं। तो ये एक स्पीशी है, यानी कि अगर आप पाकिस्तान से कोई मेल ले लें और जो है अफ्रीका से कोई फीमेल ले लें, और जब वो आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो उसके बाद उनके बाद जब उनके मिलने से क्या होगा कि एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग जो पैदा होगा वो भी इसी काबिल होगा कि अपनी नस्ल को आगे बढ़ा सके, ठीक। ये कहलाती है स्पीशी। स्पीशी के बाद है हमारे पास पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में क्या होता है, किसी एक स्पीशी का, यानी कि किसी, जैसे कि हम इंसानों की बात करें या हम कैट्स की बात करें या हम डॉग्स की बात करें या हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की बात करें, किसी एक खास स्पीशी का किसी एक खास जगह पे रहना, ठीक है। यानी कि इंसानों के इंसान है, हम सारे इंसान जिस जगह पे हम सपोज आप इस तरह समझ लें कि मेरे पास एक फार्म है, फार्म हाउस आपने सुना होगा, फार्म है मेरे पास एक बड़ा सा, ठीक है। तो उस फार्म के अंदर मैंने बहुत सारे काउस को पाल रखा है, तो मैं क्या कहलाएगा इसको हम कहेंगे काउस की पॉपुलेशन, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही स्पीशी है, सिर्फ काउस ही सारे आपको मिलेंगे, इस काउस के अलावा कोई और से स्पीशी के जानवर नजर नहीं आएंगे। लेकिन अगर तो ये पॉपुलेशन है, यानी कि एक पॉपुलेशन है। अब मैं अगर कम्युनिटी की बात करूं तो कम्युनिटी में क्या होता है कि किसी एक हैबिटेट के अंदर एक से ज्यादा पॉपुलेशन का रहना, ठीक है। यानी कि अब यहाँ पर अभी तो एक ही पॉपुलेशन थी मेरे पास सिर्फ काउस की, अब इसी फार्म हाउस के अंदर मैंने हैंस भी डाल दिए, ठीक है। मुर्गियां भी पाली मैंने इसी के अंदर, ठीक है। मैंने इसी के अंदर जो बकरियां भी पाल ली है, मैंने इसी के अंदर जो है एक जगह बना के फिशेस भी रख ली इसी के अंदर। तो एक ही, यानी कि अगर मैं देखूं तो एक ही एनवायरनमेंट के अंदर मैंने एक से ज्यादा पॉपुलेशंस को अगर रख दिया तो वो कहलाएगा कम्युनिटी। आपकी बुक के अंदर एग्जांपल दी हुई पॉपुलेशन में कि एक दरख्त के ऊपर, जैसे फॉर एग्जांपल कि एक दरख्त के ऊपर जो है कुछ पैरट्स बैठे हुए हैं। अब यहाँ बर्ड्स नहीं बताया, उन्होंने कहा पैरट्स, यानी पैरट एक खास स्पीशी है। बर्ड्स तो सारे हैं, जैसे कि पैरट्स भी बर्ड्स हैं, पिजन भी बर्ड्स हैं, क्रोज भी बर्ड्स हैं, ईगल भी बर्ड्स हैं, और भी बहुत सारे आपको परिंदों का नाम पता होंगे, वो तमाम के तमाम परिंदे जो है बर्ड्स ही कहलाएंगे। मगर अब यहाँ बात की पॉपुलेशन ऑफ पैरट्स, यानी कि एक दरख्त के ऊपर
अगर बहुत सारे तोते बैठे तो हम उसे कहेंगे कि पॉपुलेशन ऑफ पैरट्स। इसी तरीके से लेकिन अगर उस दरख्त के ऊपर बहुत सारे मुख्तलिफ किस्म के बर्ड्स बैठे हुए हैं, यानी कि अब मैंने भी बर्ड्स का वर्ड यूज किया है, मैंने ये नहीं कहा पैरट, अब बहुत सारे परिंदे बैठे हुए हैं, जैसे वहां पर तोते बैठे हुए हैं, वहीं पर उसी दरख्त के ऊपर कौवे भी बैठे हुए हैं, उसी में चिड़िया भी बैठी हुई है, उसी के ऊपर जो है ईगल वगैरह भी बैठी हुई है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगी, अब ये कहलाएगी कम्युनिटी ऑफ बर्ड्स, यानी कि एक दरख्त के ऊपर कम्युनिटी ऑफ बर्ड्स, यानी कि एक जगह पे बहुत सारी स्पीशी के जानवर जो है वो रह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है, आपको पता है कि हमारा तमाम यहाँ तक तो हमने देखे इकोसिस्टम कम्युनिटी और पॉपुलेशन तक हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात की है, लेकिन इसके नीचे हम जब जाएंगे इकोसिस्टम तो कम्युनिटी का अपने नॉन लिविंग इन्वायरमेंट के साथ, यानी कि तमाम जानदार का अपने लिविंग ऑर्गेनिज्म का अपने नॉन लिविंग इन्वायरमेंट के साथ कुछ ना कुछ इंटरेक्शन होता है, ठीक है। और इंटरेक्शन एक लाजमी चीज़ है, ठीक है, क्योंकि तो कम्युनिटी जिस इकोसिस्टम कम्युनिटी के का जो अपने इकोसिस्टम के साथ एक रिलेशन होता है, ठीक है, वहाँ की आबो हवा के साथ, वहाँ की सनलाइट के साथ, वहाँ पर कितनी ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है, वहाँ पर कितनी सनलाइट आ रही है, और वहाँ पे पानी किस तरह से मिल रहा है, पानी की क्या मतलब पोजीशन है, ये सब चीज़ें जो नॉन लिविंग इन्वायरमेंट के साथ जो इंटरेक्शन होता है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में, वो सारा इकोसिस्टम के अंदर आता है, ठीक है। इकोसिस्टम के बाद हमारे पास बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या आता है, द पार्ट ऑफ अर्थ वेयर लाइफ एक्सिस्ट, यानी कि जमीन का वो हिस्सा जहाँ पर लाइफ एक्सिस्ट करती है। मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ बना के। सपोज ये सरफेस ऑफ अर्थ है हमारे पास, ठीक है। इस सरफेस ऑफ अर्थ के इस सरफेस से कुछ हिस्सा ऊपर और कुछ हिस्सा यहाँ अंदर तक, ये जो पूरा एरिया है यहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, और इसी को हम कहते हैं बायोस्फीयर, क्योंकि यहाँ पर गैस का बबल होता है, आपको पता है। तो जितने हिस्से पे गैस का बबल होगा वहाँ पर ही लाइफ एग्जिस्ट करती है। तो ये हो गया हमारा बायोस्फीयर, जहाँ पर लाइफ जिंदगी पॉसिबल है। एक बार रिव्यू कर लेते हैं हम दोबारा से। सबसे पहले देखें सब एटॉमिक पार्टिकल्स, यानी इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स मिले, आपस में मिलने के बाद एटम बने। एटम्स मिले सिंपल एटम्स कंबाइन हुआ आपस में तो मॉलिक्यूल बनाया, जिसे हमने माइक्रो मॉलिक्यूल का नाम दिया, जैसे कि ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स और फैटी एसिड्स, इसकी छोटी छोटी यूनिट्स, इस तरह की यूनिट्स बनी आपस में। इन छोटी यूनिट्स ने कंबाइन होकर बड़ी बड़ी यूनिट्स बनाई, यानी कि ग्लूकोज कंबाइन होकर आपस में उन्होंने बनाया कार्बोहाइड्रेट्स, अमाइनो एसिड्स बहुत सारे कंबाइन हुए उन्होंने बना लिया, प्रोटीन्स, फैटी एसिड्स कंबाइन हुए उन्होंने बना लिया लिपिड्स। तो ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स हो गए। अब ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स आपस में जब इंटरेक्ट करते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, तो कंबाइन होने के बाद एक खास स्ट्रक्चर, एक शक्ल इख्तियार करते हैं, जिसे हमें ऑर्गेनल कहते हैं। ऑर्गेनल्स के बाद जो है जब ये ऑर्गेनल्स एक यूनिट के तौर पे काम करते हैं, एक सस्पेंशन के तौर पे, तो उसे हम सेल कहते हैं। सिमिलर सेल्स मिले आपस में, उन्होंने एक खास फंक्शन किया, उसे हमने टिश्यू कह दिया। टिश्यू के बाद क्या हुआ कि डिफरेंट टाइप के टिश्यूज ऑर्गेनाइज हो गए एक खास पैटर्न के अंदर, और उन्होंने एक स्ट्रक्चर बना दिया, हमने ऑर्गन का नाम दे दिया, जिसने एक खास फंक्शन किया। ऑर्गन जो है डिफरेंट ऑर्गन के साथ मिल गया, लेकिन कोऑर्डिनेशन में कोई एक बड़ा फंक्शन कर रहा है, तो उसे हम कह दिया हमने ऑर्गन सिस्टम। डिफरेंट टाइप के ऑर्गन सिस्टम्स सारे मिल गए और एक यूनिट के तौर पे एक बॉडी के लिए काम किया, तो हमने उसे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म या बॉडी का नाम दे दिया, ठीक। उसके बाद स्पीशी और पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम और बायोस्फीयर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।